नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार मेरे चैनल में। भारत की अर्थव्यवस्था एक तेज रफ्तार बस की तरह जो हर साल और तेज हो रही है। हेडलाइंस वर्ल्ड क्लास हाईवे या फिर न्यूज चैनल्स पे एंकर्स चिल्ला रहे हैं 7% जीडीपी ग्रोथ। पॉलिटिकल लीडर्स, रूलिंग पार्टीज के एमपीज एंड एमएलएस चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं 7% जीडीपी ग्रोथ, हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए हैं दुनिया भर में। लेकिन अजब सी पहेली है, आप यूं समझिए कि भारत का जीडीपी जो है एक ऐसा फास्ट मूविंग बस है जो अपने ही देश के नागरिक, जो यात्री हैं, जो उस बस में बोर्ड होना चाहते हैं, उनको अपने साथ ले ही नहीं रही है, उनको बोर्ड ही नहीं होने दे रही है। करोड़ों लोग इसके साथ साथ दौड़ रहे हैं, थके हुए हैं और सोच रहे हैं कि विकास की यह रफ्तार आखिर किसके लिए है। आज का यह वीडियो इसी विरोधाभास को समझने की कोशिश करता है। हम ये पड़ताल करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत की ऊंची विकास दर आखिर क्यों आम लोगों के लिए समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी में नहीं बदल पा रही। इसके लिए हम भारत के आर्थिक मॉडल की तुलना दुनिया की कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं जैसे चीन, जर्मनी, यूके और जापान से करेंगे, ताकि ये समझा जा सके कि हमारी इनइक्वालिटी एक ऐसा डिजाइन है जिससे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने ही चुना है। ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय तुलना से पहले यह समझना जरूरी है कि भारत की जमीनी हकीकत क्या है। यह सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स रिसेंट वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट्स में एक डेटा मात्र नहीं है, ये करोड़ों लोगों के रोजमर्रा के संघर्ष, उनकी उम्मीदों और उनकी मजबूरियों को बयान करते हैं। इन सच्चाइयों को समझे बिना कोई भी विश्लेषण अधूरा है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम इनइक्वालिटी की। अब आप यूं समझ लीजिए कि अगर भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को 100 एम्प्लॉइज वाली एक कंपनी मान ले कि टॉप 10%, मतलब जो सीनियर्स और एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज हैं, कंपनी का कुल सैलरी का लगभग 58% हिस्सा ले जाते हैं, और बॉटम 50%, मतलब जूनियर एम्प्लॉइज और जूनियर स्टाफ, इन 50 लोगों को मिलकर सिर्फ 15% मिलता है। कंपनी हर साल रिकॉर्ड मुनाफा की घोषणा करती है, पर जब जूनियर कर्मचारी अपने कम सैलरी की शिकायत करते हैं तो उन्हें एक ही जवाब मिलता है, कंपनी इज ग्रोइंग, कीप पेशेंस। बट कब मिलेगा ये कोई नहीं बोलता है। इसका मतलब साफ है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ वास्तविक है, लेकिन इसका फायदा कुछ चुनिंदा लोगों के पास, सेलेक्टेड पीपल, उनको ही मिल रहा है, उन तक ही सीमित है। अब आते हैं वेल्थ इनइक्वालिटी की बात करते हैं। अब आप समझ लीजिए कि आप एक मैरिज फंक्शन में गए हुए हैं, मैरिज पार्टी में गए हुए हैं, जहां पे एक वेडिंग बफे टेबल लगा हुआ है। इनकम और वेल्थ का एक बहुत बड़ा फर्क है। आय आपकी मासिक सैलरी है, जबकि संपत्ति जो है आपके पास, जमीन, घर, शेयर्स और विरासत, ये एक अलग चीज है। अब यूं समझिए कि टॉप 1% जो वीआईपी मेहमान है उस शादी में, ये लोग जो है 40% खाना अपने टिफिन बॉक्स में पैक कर लेते हैं, क्योंकि वो तो आपके साथ वहां बैठ के खाएंगे नहीं, उनको जाना है, तो उन्होंने 40% खाना पैक कर लिया और चलते बने। बाकी 50%, मतलब जो आम मेहमान है, देश की आधी आबादी कह लीजिए आप, के पास कुल संपत्ति का सिर्फ 6 से 7% हिस्सा ही है। ये वो लोग हैं जो लाइन में खड़े होकर उम्मीद कर रहे हैं कि खाना खत्म ना हो जाए। असली संपत्ति यह तय करती है कि रसोई का मालिक कौन है। नेक्स्ट बात करेंगे हम जेंडर इनइक्वालिटी की। भारत में कामकाजी आबादी, लेबर फोर्स में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 15 से 16% के आसपास है। एक सामाजिक मुद्दा नहीं है, यह एक बहुत बड़ी आर्थिक इनएफिशिएंसी है। चुनौती जो है कि यहाँ ऊंची विकास दर के साथ साथ गहरी असमानता भी मौजूद है। और अब देखते हैं कि दूसरे देशों ने इस चुनौतियों का सामना कैसे किया। सबसे पहले बात करेंगे चीन की। भारत और चीन की तुलना महत्वपूर्ण है, क्योंकि
दोनों देशों ने लगभग एक जैसी गरीबी से शुरुआत की, लेकिन अपनी अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चुने। और इसी चुनाव ने दिखाया कि असमानता, इनइक्विलिटी केवल विकास का साइड इफेक्ट नहीं बल्कि एक सोचा समझा नतीजा हो सकता है। द ग्रोथ मॉडल, जॉब हैवी वर्सेस जॉबलेस। भारत और चीन के विकास मॉडल के बीच का मुख्य अंतर, मेन डिफरेंस नौकरियों का क्रिएशन में है, जॉब क्रिएशन में है, नौकरियों के सृजन में है। जीडीपी तेजी से बढ़ता है, केस ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं जहां पे जॉबलेस ग्रोथ है, लेकिन जॉब उसके रिस्पेक्ट में नहीं बढ़ रहा है। विकास कुछ लोगों के लिए लिफ्ट, एक डायरेक्ट एलिवेटर के जैसा है जो सीधे ऊपर ले जाती है उनको, क्योंकि यह मॉडल जो है हमारा जो इंडिया का है वो कैपिटल को पुरस्कृत कर रहा है। उसी तरह से जॉब हेवी ग्रोथ जो चाइना का मॉडल है, उन्होंने दशकों में, एक डिकेड्स में मैन्युफैक्चरिंग से बड़े पैमाने पे नौकरियां पैदा की, विकास जो है तरफ। तो ये जो मॉडल था चाइना का, वो लोगों को काम पे लगाता है, आप यूं समझ लीजिए। तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो जीडीपी का 14 से 15% है, तो ये एक फैंसी ओवर जैसा मॉडल है। लेकिन चीन में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो जीडीपी का 27 से 28% है। काइंड ऑफ एक मासिव इंडस्ट्रियल किचन चला रहे हैं वो। अब स्टेट का रोल और एक है। इंडिया में सरकारें जो है आज तक डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर रही हैं आजकल, तो मतलब लोगों को पॉकेट मनी दे रही हैं और बोले तुम मैनेज कर लो। बट चीन सरकार एक स्ट्रिक्ट पेरेंट की तरह है जो लोगों को बोलती है नहीं, पढ़ना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा, और उनको नौकरी दिलाती है। चीन में अपॉर्चुनिटी जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन इंडिया में मनी रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या है, चीन से मुख्य सबक यह है कि उनके विकास का इस्तेमाल असमानता को कम करने के लिए किया उन्होंने, जबकि भारत में विकास ने असमानता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। अब बात करेंगे यूरोप के एक देश की, जर्मनी। मैन्युफैक्चरिंग जो है 20 से 22% है, और ये लगभग एक प्रिसीजन वर्कशॉप की तरह है जहां स्किल्ड, हाई स्किल्ड बोल सकते हैं, लेबर, कुशल कारीगर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाते हैं। लाइक चाइना की तरह नहीं है, चाइना ने तो मास लेबर बनाया, लेकिन जर्मनी भी हाई प्रिसीजन वर्क, हाई प्रिसीजन प्रोडक्ट्स विथ, ऐसा नहीं बल्कि रिस्क को रिडिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब सबको स्वास्थ्य सेवा, बेरोजगारी बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं मिलती है। द नेक्स्ट में समझा जा सकता है, चीन पहले लोगों को ऊपर उठाया, फिर बिल्डिंग को चमकाया। भारत पहले बिल्डिंग चमकाने में लगा है, लोगों को बोला लिफ्ट आ रही है, वेट करो, ऊपर आ जाओ। भारत के लिए असली खतरा गरीबी नहीं है, असली खतरा कुछ और है। द डेंजर इज नॉट being poor, the danger is choosing the wrong rich country shortcut too early. भारत की सबसे बड़ी चुनौती तेजी से विकास करना नहीं है, असली चुनौती इस विकास को करोड़ों लोगों के लिए नौकरी, संपत्ति और सुरक्षा में बदलना है, ना कि सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए। आप क्या सोचते हैं? आपके कमेंट्स जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।